Next is polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. तो ये लॉ क्या बोलता है? This law states that if A vector, B vector, C vector, A vector, E vector, F vector, if these all vectors are forming a closed polygon, ठीक है, and they are in a same orientation. अब सेम ओरिएंटेशन का मतलब वेक्टर में क्या होता है? अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ रहा है तो आप देखो सभी वेक्टर्स का हेड दूसरे वाले की टेल के साथ जुड़ रहा है, जिसको बोलते हैं कि सब सेम ओरिएंटेशन में है, मतलब सबका जो डायरेक्शन है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं लूप के डायरेक्शन में है ना? अगर मैं इसमें से एक भी वेक्टर उल्टा कर दूं तो हम बोलेंगे कि ये इसमें जो वाला वेक्टर है वो अपोजिट टू द ओरिएंटेशन है ना? सभी सेम ओरिएंटेशन में, इसका क्या मतलब हुआ? हर एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ जुड़ना चाहिए, है ना? तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर क्लोज पॉलीगन है और सभी वेक्टर्स का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, इन दैट केस इन सभी वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पर हमने हेक्सागन बनाया, जरूरी नहीं है कि हेक्सागन में पेंटागन भी हो सकता है, इसमें 5 साइड हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है? हेप्टागन भी हो सकता है। हेप्टागन क्या होता है? 7 साइड्स, 7 हेप्टागन मतलब 7 साइड वाला। ऑक्टागन क्या होता है? 8 साइड वाला। वो कितने भी हो सकते हैं, हमने एग्जांपल 6 का लिया, ठीक है? अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहां से है, कैसे है, ठीक है? तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और सही बात बताऊं तो वेक्टर्स को ऐड करने का एक ही लॉ है, ट्रायंगल लॉ। उसी का एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम लॉ, उसी का एक्सटेंशन है पॉलीगन लॉ। आपको याद होगा पैरेललोग्राम लॉ जो उसमें मैंने ट्रायंगल लॉ दिखाया था, उसके अंदर ही होता है ना? इसी तरीके से पॉलीगन लॉ जो है ये भी ट्रायंगल लॉ से ही हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा देखो, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, तो मैं b1 लिख सकते हैं ऐसा। ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जुड़ा तो ये रिजल्टेंट आ गया, इसको मैंने b1 नाम दे दिया। फिर b1 वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, इसको मैंने c1 नाम दे दिया। फिर c1 वेक्टर और d वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, d1 नाम दे दिया। फिर d1 वेक्टर और e वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जो है माइनस f आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप याद करिए क्या कंडीशन होती है, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो इसका हेड इसके टेल के साथ जुड़ा हो तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा? फ्रॉम टेल ऑफ वन वेक्टर टू वन हेड ऑफ अदर, ठीक है ना? अब इसको करने से क्या फायदा होगा हमारा? इसको करने से देखो ये जो माइनस f वेक्टर है, दिस वन, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो e वेक्टर प्लस d1 वेक्टर लिख सकते हैं सर। क्लियर है सबको? ठीक है। d1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? d1 वेक्टर कैन बी रिटन एज c1 प्लस d, लिख सकते हैं, लिख देते हैं d1 की जगह c1 प्लस। अब c1 को क्या लिख सकता हूं? देखो b1 प्लस c। d1 को कैसे कह सकते हैं? वो d1 इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, c1 और d का, ये रिवर्स का हेड इसके टेल का जुड़ा है, दिस इन दोनों का रिजल्टेंट क्यों होना चाहिए? ट्रायंगल में लग रहा है सब जगह। तो c1 जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो c1 कैन बी रिटन एज b1 प्लस c, लिखते हैं e वेक्टर प्लस c1 की जगह आ जाएगा b1 प्लस c प्लस इधर माइनस f वेक्टर। सिमिलरली b1 को आप क्या लिख सकते हो? ये b1 है, इसको आप क्या लिखते हो? a प्लस b,
B1 की जगह लिखता हूँ A plus B plus C plus D plus E is equal to minus है। इस माइनस आपको आप राइट साइड ले लो। सर लेकिन इसमें माइनस f कैसे देखो मैं अलग अलग डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, इसमें हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो। ये तो समझ आ रहा है A और B का रिजल्टेंट B1 होगा, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब C1 देखो मैं अलग से बना रहा हूँ। ये ऐसे B1 है, ये ऐसे C है, ये है आपका C1। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो इसका हेड इसके टेल का जुड़ा, तो ये रिजल्टेंट है ना C1 इसका, ठीक है? क्लियर? फिर आगे देखो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, C1 ऐसे हो गया और T ऐसे हो गया। लिख सकते हैं ऐसा? तो C1 और D का रिजल्टेंट D1 होना चाहिए। देखो C1 और D का रिजल्टेंट D1 होगा, ठीक है? फिर इसकी बात करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसे जा रहा है D1 वेक्टर और E ऐसे जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट होना चाहिए। सर ये तो नहीं है लेकिन माइनस ये माइनस जो माइनस है इसलिए क्योंकि F वेक्टर जो है वो ये वाला है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, वही हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था ना। सर इसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि मुझे रिजल्टेंट लिखना है ना। अगर मैं F ऐसे बना दूं तो आप ये नहीं कह सकते कि F वेक्टर जो है वो इसका रिजल्टेंट है। आप वो कब कह सकते हो? वो ट्रायंगलों को फॉलो करना चाहिए ना। ट्रायंगलों क्या होता है कि अगर इसका हेड इसके टेल का जुड़ा होना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो टेल ऑफ वन वेक्टर टुवर्ड्स हेड ऑफ अदर होगा, उसी को रिजल्टेंट बोलेंगे। तो माइनस F जो वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, लेकिन F नहीं है। F का तो डायरेक्शन ऐसे होगा, ये देखो, ये तो हमने क्लोज्ड ट्रायंगल बना दिया है, सेम ओरिएंटेशन वाला। F is not a resultant, minus F is the resultant, इसलिए हमने लिखा है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हो गया, hence 2। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मुझे ना पूरी फिजिक्स रटी हुई है, तो आप कहीं से भी कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हिचकिए मत, कोई भी कैसा भी डाउट। कभी ये मत समझने लिए हम कितना सिली डाउट पूछते हैं, ऐसा बस तो 6 सेंटीमीटर 7 तो भी ऐसे करेंगे, उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितने स्टेप हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, फिर 6 स्टेप लगेंगे। एक जैसे हमें यहाँ लिखे हैं इधर एक और आ जाएगा, क्योंकि 7 साइड, ठीक है? तो आपको फिजिक्स में कहीं पर भी कोई भी चाहे अजीब सा डाउट आपको लगता है, लेकिन आपको पूछना है। जैसे भी आपको पूछा ना, दैट इज वेरी गुड, है ना? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दुनिया का सॉल्व करो फिजिक्स का, मुझे तो कोई फिजिक्स याद है। ये ना 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतनी बार फिजिक्स पढ़ा लिया, मुझे याद है। एवरीथिंग इज ऑन माय माइंड। अब अपने स्टूडेंट जो सीनियर है आपके 12th क्लास में, उनसे आप पूछना ना कभी भी क्लास में बुक लिए गिरा, क्योंकि थ्योरी तो मुझे आती है, क्वेश्चन भी आते हैं, इतनी बार पढ़ा लिया मैंने। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि देखो मेरे को 12 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और मैं पिछले 3-4 साल से 3 सेंटर्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ। 3 सेंटर्स का मतलब है तीनों सेंटर पे एक 12th का फिजिक्स का बैच होता है और एक 11th का फिजिक्स का बैच। तो 3 12th के बैच, 3 11th के बैच, तो मैं एक साल में 3 बार फिजिक्स रिवाइज कर रहा हूँ। और ऐसा पिछले 3-4 साल से हो रहा है। और उससे पहले भी जब मैं मतलब जो ये जो ब्रांड्स हैं, कोचिंग ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उनमें भी जब मैं जॉब करता था तब भी मेरे पास 3 या 4 बैच होते ही थे। तो एक फिजिक्स को एक साल में 3-4 बार रिवाइज कर रहे हैं, और फिर ऐसा पिछले 12 साल से हो रहा है, मुझे याद होगी। तो मजा आता है, अगर आपको भी फिजिक्स अच्छे समझ में आएगी तो आपको भी मजा आएगा, मुझे तो मजा आता है। आज की क्लास में यही खत्म करेंगे, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो।